2 रोज़ कबल मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबात के बाद पहली मरतबा कौमी असम्बली के इजलास में अहम और मायने खेज तकरीर की। मौलाना ने कहा कि जल्द से करना तहरीक इंसाफ का आईनी और जमहूरी हक है। संजीदगी से गौर किया जाए कि हमारा मुल्क कहाँ खड़ा है, क्या वजह है कि मुसलसल ऐवान पर सवाल उठाया जा रहा है। ये अवाम का नुमाइंदा ऐवान है या इस्टेब्लिशमेंट का तरतीब करदा ऐवान है। मौलाना ने कहा कि उन्हें 2018 के इंतखाब पर भी एतराज़ था। इस वक्त का मैंडेट भी तकरीबन 2018 वाला है। हमारी मालूमात ये हैं, इस बार असेंबलियाँ बेची गईं। हमारा ज़मीर यहाँ बैठकर कैसे मुतमईन है। हुकूमती जमातों के सीनियर लोग अपने ही मैंडेट पर सवाल उठा रहे हैं। जमहूरियत कहाँ खड़ी है? हमने हर मरहले पर कॉम्प्रोमाइज़ किया। हम दिवालियापन से बचने की भीख मांगते फिर रहे हैं। घूमती फिरती बात सियासतदानों और सियासी हुकूमतों पर आएगी। फैसले दीवार के पीछे की कुव्वतें करें और मुंह हमारा काला हो। कोई हमें समझाए कि क्या सियासत हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से कहते हैं कि हम अवाम के पास जाते हैं। शायद मेरी बात हुकूमती बेंचों को अहमकों वाली लग रही होगी। शायद हम समझने के लिए नहीं, नौकरी करने के लिए तैयार हैं। हमें ये निज़ाम कबूल नहीं, हम इसके खिलाफ जद्दोजहद करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से 2 मई को कराची और 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च करने का ऐलान भी किया गया है। मौलाना फजलुर रहमान के पूरे सियासी प्रोफाइल को देखकर ये बात कही जा सकती है कि मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से एहतजाज की कॉल को मौजूदा हुकूमत उस तरह इग्नोर नहीं कर सकती जिस तरह PTI जैसी जमात के एहतजाज को। अगर मौलाना का PTI के साथ बाकायदा कोई इत्तेहाद भी हो जाता है तो फिर यकीनन इस हुकूमत के लिए सियासी मुश्किलात खड़ी होने का बड़ा इम्कान है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत इस हकीकत को अच्छी तरह से जानती है कि ये मौलाना की जमात की स्ट्रीट पावर ही थी जिसने सबसे पहले 2019 में आज़ादी मार्च करके इमरान हुकूमत को सियासी चैलेंज दिया। अब मौलाना फजलुर रहमान असेंबली के अंदर और बाहर जिस तरह का लबो लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या यह हुकूमत के लिए बड़ा सियासी चैलेंज बनेगा? ऐसे में सवाल यही है कि मौलाना का एहतजाजी लहजा और मिलियन मार्च की कॉल क्या वाकई 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में वजूद में आने वाले सिस्टम को बड़ा सियासी चैलेंज देना चाह रहे हैं, या फिर स्ट्रीट एजिटेशन को एक मरतबा फिर किसी पॉलिटिकल बारगेनिंग के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा? इसी मामले पर पैनल की राय। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, अबसार आलम, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबके लिए। मौलाना की मिलियन मार्च की कॉल 8 फरवरी सेटअप को हकीकी ललकार या फिर इसी सेटअप से अपने लिए सहूलत निकालने की कोशिश? अबसार साहब, मौलाना साहब ने ये कहा, बल्कि ताना ही दिया एक तरह से नून लीग और पीपल्स पार्टी को असेंबली के फ्लोर पे, शायद हम समझने के लिए नहीं, नौकरी करने के लिए तैयार हैं। अभी मौलाना साहब का भी एक पूरा सियासी प्रोफाइल है। अब सवाल आपसे ये कि मौलाना साहब अपने लिए गुंजाइश बनाने की काविश में हैं, या उन्हें लग रहा है कि एक रीसेट की गुंजाइश उनको अभी से इस निज़ाम में नजर आ रही है, वो उस रीसेट की तरफ जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आज, और इस पे ज़ाहिर आपकी तारीफ़ बनती है। इतने अच्छे अच्छे मौज़ूआत हैं मुल्क में, लेकिन इसके बावजूद हम किसी और तरफ रोज़ाना चले जाते हैं, तो आज भी चलते हैं कहीं और। तो सबसे पहले लेकिन मैं अपने इंतहाई मुअज़्ज़ज़ सीनियर आगा इफ्तिखार अहमद साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उन्हें तमगा इम्तियाज़ सदारती मिला है आज उनकी सहाफ़ती खिदमत पे, और मैं समझता हूँ बहुत ही अरसे बाद मैंने एक ऐसा डिज़र्विंग सहाफ़ी तमगा के लिए, तमगा इम्तियाज़ के लिए नॉमिनेट होते हैं, और उन्हें मिल भी गया आज। तो देखा है कि जिन्होंने वाकई इस मुल्क की सहाफ़त के लिए बहुत खिदमत है। मैंने उनसे ज़ाती तौर पर बहुत कुछ सीखा है उनकी सहाफ़त से। अब वो ज़ाहिर है उनका सांस फूल जाता है कभी कभी, लेकिन जो उन्होंने सहाफ़त की है, और ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने तारीख़ी फ़ैसला दिया है, ये इफ्तिखार अहमद साहब के उसी इंटरव्यू की बुनियाद पे ये सारा तनाज़ा दोबारा इसको फरोला है सुप्रीम कोर्ट ने। जबरदस्त हो गया। अब मेरा सवाल इफ्तिखार अहमद की सहाफ़त पर नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान की सियासत पर है। वापस आ जाइए, मौलाना साहब क्या तलाश कर रहे हैं? मौलाना फजलुर रहमान की सियासत देखें, इफ्तिखार अहमद साहब की सहाफ़त पे तो हमने शायद एक ही दफ़ा बात की है आज, और शायद एक ही दफ़ा अल्लाह करे और हम करें, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की सियासत पे तो हम रोज़ाना बात करते हैं। क्या बात करनी है इस सियासत पे? तो बात हो गई ऑलरेडी, सब ने कह दी है। अच्छा। कि असल इशूज़ पे ना ध्यान सियासतदानों का है, ना सहाफ़ियों का है, ना सहाफ़ियों का है, और बस हम लगे हुए हैं कि उन्होंने ये कर, वो बड़के मारते रहते हैं, हम उनकी बड़के सुनाते रहते हैं, हम उनके बड़कों पे मैं बड़कों पे तजिया क्या करूं? नहीं सर, यही बड़के शुरू हुई थी 2011-12 से बड़के शुरू हुई, जलसे जुलूस रैलियां सब हुई, एक हुकूमत आई ये कह के कि करप्शन और गवर्नेंस फेलियर है।
उसकी उस बतन से एक पीडीएम ने जन्म लिया ये बता के कि करप्शन है, और उन्होंने भी यही करने की कोशिश की। उनमें से ये 2 जमातें आ गई हैं। ये जो अभी यहाँ सवाल उठाए आप इसको तो एड्रेस करें ना। क्या इनके पास कुछ है जो सड़कों पर आना चाह रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं? मैं आपके सवाल को एड्रेस करूंगा थोड़ा सा डिले करके। पहले मुझे ये बताएं कि 2012, 11-12 ये जो भी 13-14 जो भी आपने कहा जब से भी शुरू हुआ है, तो ये तब से तो नहीं शुरू हुआ। अभी आपको उन्होंने पीएनए की तहरीक का नहीं हवाला दिया। चलें आप और पीछे चले ये जाएं, तो हमारी किस्मत में बस हो और गई ना। पीछे चले जाएं आप, और पीछे चले जाएं आप, उस वक्त चले जाएं आगे की तरफ देखें जरा, पीछे कम देखें। हिस्सा होता था, पीछे जो कर लिया उससे आगे है कुछ नहीं देखने के लिए। अरे अल्लाह की बंदी, आगे कुछ है ही नहीं देखने के लिए। हम रिपीट ट्रांसमिशन चल रही है यहाँ पे। तो हर 5-10 साल बाद वही काम दोबारा शुरू हो जाता है, वही काम दोबारा। सबके पास वही एक ही फॉर्मूला है, इंजीनियर्स के पास भी है, साइंसदानों के पास भी। नहीं तो मौलाना साहब के साथ भी कोई इंजीनियर और साइंसदान जुड़े हुए हमेशा हमें ये नजर आता है, माजी में कहीं ना कहीं इंजीनियर साइंसदान। मौलाना के साथ भी कोई इस वक्त मौलाना के साथ कोई साइंसदान और इंजीनियर जुड़े हुए हैं जब हम बात कर रहे हैं? नहीं जुड़े हुए, तो ये जुड़े होने के लिए, जुड़वाने के लिए कोशिश है एक। ये कौन सी इसमें कौन सी बड़ी साइंस है जो आपको समझ नहीं आ रही? सीधी सी बात है, यहाँ आइन और कानून तो चंद सफ़ों की किताब है ना। किसी निज़ाम को भी हमने इस मुल्क में मुसलसल चलने ही नहीं दिया। इस वजह से ये है। अब हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है पिछले 8 साल से, और देख लें इस मुल्क में दूध और शहद की नहरें तो बहना शुरू हो गई हैं, तो और इंतजार करें और बहेंगी। जो मौलाना साहब ने बात की है ना, चले क्या ख़त्म कर दूँ बात? तो यहाँ मैं चलूँ? क्या कहना चाह रही हैं आप? आपके पास कोई बात नहीं थी ना, मैंने कहा आप कह रहे हैं कोई सवाल है, ये कोई बात है। आपको कैसे पता? एक तो आप जो है ना शेख रशीद की तरह, मुझे किसी से मिलाने की जरूरत नहीं है अफसार साहब, बिल्कुल भी किसी ना किसी सियासतदान से ना सहाफी किसी से मुझे मिलाने की जरूरत नहीं है। मैं जो हूं वहीं तक ठीक। चलिए नहीं मैं मिलाता, लेकिन फिर आप पेशीन को क्यों कर रही हैं? मेरे पास बात नहीं है। आपने खुद 3 बार क्रिटिसाइज किया है मेरी गुफ्तगू पे, मेरे सवाल पे। हां जी सुनाए। तो क्योंकि आपने और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं हमारे लिए कि मैं आखिर में आपको, अगर आपके ये हालात हो गए कि मैंने रास्ता नहीं छोड़ा तो बस फिर अल्लाह ही हाफिज है, फिर छोड़ ही दे। जी आप ही ने रास्ता नहीं छोड़ा। आप कह देती हैं बात नहीं करने को, बातें बहुत है करने को। मैं सोचता हूँ बात को करूँ कैसे, मैं वही सोचता रहता हूँ, तो वो मुझे करने दें बात को किसी तरीके से। तो मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि देखिए ये ऐसे जो कुछ हो रहा है ना, इसमें से हल कोई नहीं निकला। ये सारे सियासतदान ऐसी बड़ी अच्छी बातें करते हैं जब उनको रोटी में से हिस्सा नहीं मिल रहा होता। जब रोटी में हिस्सा मिलेगा तो ठीक हो जाएंगे मामला। और रीसेट की बात है तो रीसेट। और रोटी से याद आ गया मुझे गंदम, और गंदम का इतना बड़ा स्कैंडल केयर टेकर गवर्नमेंट में, जो बड़े साफ सुथरे शफाफ लोग ठोक बजा के हमारे मेहरबानों ने हमारे ऊपर मुसल्लत किए थे, वो कितने अरबों की दिहाड़ी लगा के चले गए। कोई नहीं पूछ रहा, कोई नैब का केस उन पे नहीं बनेगा, कोई उनके खिलाफ मीडिया कैंपेन नहीं चलेगी। किसान रुल गया इस मुल्क का। तो बाद में आने वाले जिन्होंने रोटी में खाया उसको सामने लाए ना, नेम एंड शेम करें। सैगम साहब आपकी जानिब आऊंगी। बिल्कुल ठीक है, उनको भी कहना चाहिए, मीडिया चलाए ना कैंपेन, क्यों नहीं चलाता? इन सियासतदानों को बड़ी जल्दी चला रहे हैं, सारा दिन टीवी पे बात हो रही है स्कैंडल्स पर। फिर कहती है क्रिटिसाइज, चौथी दफा आपको क्रिटिसाइज कर रहा हूं कि आपने इस पे तो सवाल नहीं किया। गंदम का क्या इतना क्राइसिस हुआ? दोबारा करें, दोबारा कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे सर, बिल्कुल कर लेंगे।